नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 6 मंत्रियों के साथ अरविंद केजरीवाल लेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री, गोपाल राय हो सकते हैं परिवहन मंत्री। स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 485। इस साल अब तक करीब 6,300 मरीज। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री को दी स्थिति की जानकारी। पॉन्जी स्कीम्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। आरबीआई और सेबी की लापरवाही की जांच सीबीआई से कराने के आदेश। मिन्स्क समझौता लागू होने से पहले खतरे में यूक्रेन और अलगाववादियों के बीच हिंसा, कई लोगों के मरने की खबर। जर्मनी ने यूक्रेन को सैन्य सहायता से किया इनकार। वर्ल्ड कप में आज से मुकाबले शुरू। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को दिया 332 रनों का लक्ष्य। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होगा मुकाबला। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज आम आदमी पार्टी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूबे के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। दिल्ली का रामलीला मैदान सूबे की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह तैयार है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे 6 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। इस मौके पर दिल्ली के 7 सांसदों समेत कई आला नेता और हस्तियां भी शिरकत करेंगी। केंद्र के सभी मंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को, किरण बेदी जी को, माने जो लीडर ऑफ ये हैं दोनों पार्टीज के चीफ मिनिस्टर लीडर्स थे, उनको बुला लिया जाए। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल गृह और वित्त विभाग अपने पास रखेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री बनने वाले मनीष सिसोदिया शिक्षा, लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य और उद्योग विभाग दिया जाएगा। संभावना है कि गोपाल राय परिवहन और श्रम विभाग संभालेंगे, तो संदीप कुमार महिला और बाल विकास और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री होंगे। असीम खान को खाद्य, सार्वजनिक वितरण और अल्पसंख्यक विभाग मिल सकता है, जबकि कानून मंत्रालय जितेंद्र तोमर को मिल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस सुरक्षा के सारे पुख्ता इंतजाम रामलीला मैदान में कर रही है। सीसीटीवी कैमरास और मेटल डिटेक्टर्स को भी इंस्टॉल किया गया है ताकि कोई भी अनहोनी घटना को होने से रोका जा सके। इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। अरविंद केजरीवाल दूसरी बार राज्य की कमान संभालेंगे। उपराज्यपाल नजीब जंग उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्मृति रस्तोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त वाईफाई की सुविधा का चुनावी वादा किया था, लेकिन भावी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में वाईफाई की सुविधा मुफ्त नहीं होगी। दिल्ली में आज से अरविंद केजरीवाल की सरकार कामकाज संभाल लेगी। इस बीच पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के वादों पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सूबे की भावी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली की जनता को मुख्य वाईफाई नहीं मिलेगा। हालांकि सिसोदिया ने इसे अमली जामा पहनाने के लिए कुछ शर्तों की बात भी कही है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार युवा वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त वाईफाई देने का चुनावी वादा किया था। इसके अलावा पार्टी की तरफ से किए गए दूसरे वादों को लेकर भी दिल्ली की जनता को बेहद उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। नई सरकार के गठन के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को सूबे के पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की। गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का खाका खींचने के मद्देनजर पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव आने वाले दिनों में पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे। तो पीडीपी के प्रवक्ता नईम अख्तर ने भी जल्द ही न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बनने के संकेत दिए हैं। हालांकि दोनों पार्टियां सरकार गठन की तारीख के बारे में अभी कुछ नहीं कह रही हैं। Understand that we are different parties, we have different approach to different problems. So definitely the time is being taken to come to the consensus. So that's why there may be some delay. So and we feel that those things have to be sorted out. बात स्वाइन फ्लू की, जिसका कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 485 तक पहुंच गई है और इस साल ही करीब 6,300 मामले दर्ज किए गए हैं। कल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने
प्रधानमंत्री से मुलाकात की। माना जा रहा है कि उन्होंने मंत्रालय की तरफ से किए जा रहे प्रयासों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। इस बीच केंद्र सरकार ने स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस ने भी देश में बढ़ते स्वाइन फ्लू के खतरे पर चिंता जताई है। हिमाचल प्रदेश में 2 मेडिकल छात्रों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जाने से हड़कंप मचा है। हालांकि राहत की बात यह है कि इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हो रहा है। हमारे यहाँ पे 3 केस पॉजिटिव आए हैं और उनकी ट्रीटमेंट जो चली हुई है, स्वास्थ्य जो ठीक हो रहा है डे बाय डे, अभी इम्प्रूवमेंट काफी हो गई है। देश के दूसरे राज्यों में स्वाइन फ्लू तेजी से पांव पसार रहा है। हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत करीब 1 दर्जन राज्यों में ये बीमारी आम लोगों के साथ साथ प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सबसे ज्यादा कहर राजस्थान और गुजरात में मचा है। राजस्थान में इस साल अब तक स्वाइन फ्लू से 130 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं पड़ोसी राज्य गुजरात में 116, तेलंगाना में 42, महाराष्ट्र में 43 और पंजाब में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस ने भी स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। वैक्सीनेशंस के प्रॉपर इंतजाम कराए जाएंगे। सारे हॉस्पिटल्स में सारी व्यवस्थाएं इंटैक्ट हैं और दवाइयां पूरी हैं। मैं फिर कहूंगा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना चाहिए। केंद्र सरकार ने स्वाइन फ्लू के मामलों से निपटने के लिए राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे स्वाइन फ्लू के मरीजों की जांच, उन्हें अलग रखने और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के क्रिश्चियन स्कूल में तोड़फोड़ की घटना पर पहली बार केंद्र सरकार हरकत में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस कमिश्नर को तलब करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी स्कूल का दौरा किया। पिछले 3 महीने में क्रिश्चियन संस्थानों को 6वीं बार निशाना बनाया गया है। बसंत विहार के इस होली चाइल्ड ऑक्सिलम स्कूल की प्रिंसिपल के दफ्तर में तोड़फोड़ और चोरी की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार की रात इस घटना को अंजाम दिया गया और सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया गया। Do you think it's a case of vandalism? No. No. No religious articles are touched. No religious articles are being destroyed, so it is not a religious issue. No vandalism has occurred. Yeah. क्रिश्चियन स्कूल में हुई इस वारदात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौके पर पहुंची। ईरानी वसंत कुंज के इसी स्कूल से पढ़ाई भी कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी को तलब किया। बस्सी ने मामले की गहन जांच और ईसाई समुदाय के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। उन्होंने जो है अपनी गहन चिंता प्रकट की। जो पहले भी कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसमें चर्च में आग लगी थी और उसके अलावा उसके जो है कुछ अन्य इंसिडेंट्स हुए, उनके बारे में उन्होंने अपनी गहन चिंता प्रकट की। उन्होंने मुझे इस बात की ताकीद की है कि दिल्ली पुलिस इफेक्टिव कदम उठाए ताकि इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं करने वालों को पकड़ा जाए। हालांकि ईसाई पादरियों ने ऐसे हमलों पर चिंता जाहिर की है और सरकार से पुख्ता सुरक्षा की मांग की है। यही हमें अचंभा हो रहा है कि उन्होंने ये आश्वासन देने के बावजूद कि वो कुछ करेंगे, उसके बाद ये सब हो रहा है। इसलिए हमें और आश्चर्य हो रहा है और दुख हो रहा है कि इतना सब होने के बावजूद क्यों सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है और क्यों पुलिस इसमें अभी तक कामयाब नहीं हुई। दरअसल पिछले कुछ समय से दिल्ली के गिरजाघरों में कई हमले हुए हैं। 1 दिसंबर को दिलशाद गार्डन के चर्च में आगजनी हुई थी। 7 दिसंबर को जसोला के चर्च में मास के दौरान पथराव हुआ था। 3 जनवरी को रोहिणी के चर्च में आगजनी की घटना हुई थी और 14 जनवरी को विकासपुरी के चर्च में तोड़फोड़ हुई थी, जबकि 2 फरवरी को वसंत कुंज के चर्च में भी तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। पूर्वोत्तर के दौरे पर गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से फोन पर बातचीत की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इस बीच मिशनरी स्कूल में हुई इस तोड़फोड़ के मामले में राजनीतिक दलों और संगठनों की तरफ से निंदा की जा रही है और सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जिस तरीके से माइनॉरिटीज पे हमले हो रहे हैं वो न केवल उन माइनॉरिटीज के लिए बल्कि समस्त दिल्ली के लिए चिंताजनक है। ये ऐसी घटना है जिसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके खिलाफ अब कुछ करना पड़ेगा।
क्योंकि ये लगातार बढ़ रही हैं। ऐसी सब बातों से ही अनावश्यक सरकार की छवि एक तो अक्षमता के नाते प्रभावित होती है, दूसरा सरकार की नीयत के बारे में सवाल खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से करोड़ों रुपए के चिटफंड घोटाले में भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी जैसी नियामक संस्थाओं की भूमिका की जांच करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि पूंजी घोटालों को रोकने में सेबी और रिजर्व बैंक पूरी तरह नाकाम रहे हैं। ऐसे में इनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने पिछले साल 9 मई को अपने आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें सीबीआई से पूंजी स्कीमों के जरिए 10,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की जांच करने को कहा गया था। इन कंपनियों का कारोबार पश्चिम बंगाल और ओडिशा से लेकर असम तक फैला हुआ था। सीबीआई शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही है। उसने अब तक पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा सहित तृणमूल कांग्रेस के 3 नेताओं को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा अयोग्य घोषित की गई अलग अलग कंपनियों को राहत दी है। इस मुद्दे पर शुक्रवार देर शाम 2 अलग अलग पीठों के सामने कई चरणों में सुनवाई चली। सरकार ने इन कंपनियों को अलग अलग आधार पर कोयले की नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक दिया था। जिन कंपनियों को राहत दी गई उनमें जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, सेसा, स्टरलाइट, सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, उषा मार्टिन, मोनेट इस्पात, उत्कल कोल लिमिटेड और जायसवाल निको इंडस्ट्रीज शामिल हैं। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए 23 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। इस बीच कोयला ब्लॉक नीलामी के लिए आए प्रस्तावों में से सरकार ने 134 को तकनीकी रूप से सही माना है। और आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद याद करेंगे मिर्जा गालिब को उनकी पुण्यतिथि पर। लगता है कि सरकार जो है वो फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा कानून को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। केवल कानून बना देने से बात नहीं बनती है। यू विल हैव टू अरेंज द मनी। मनी कहां से आएगा? इसमें पॉलिटिकल दोगलापन है जो अच्छा नहीं लगता। आपको करना है तो दबंग होके छाती ठोक के बोलिए कि हम करना चाह रहे हैं। That is really unconvincing. Just to save a little bit of money, you're going to deprive huge numbers of people of food security. I don't think you can justify that. आजादी रोटी नहीं, मगर फिर दोनों में कोई बैर नहीं। भूख अगर बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। Aimed at protecting the marine environment and human health, all Indian ships will now have to comply with the anti-fouling systems. Will the new merchant shipping law protect India's fragile marine environment? How do you see this impacting the seamen? This is going to impact a lot on their health. Watch our new episode of Law of the Land on the merchant shipping law this Saturday at 6:30 p.m. on Rajya Sabha TV. सुर और लय की दमक, मेवाती घराने की नई पीढ़ी की नुमाइंदगी करता एक अनमोल सितारा। मेरे गुरुजी पंडित जसराज जी के एक रिकॉर्ड हाथ लगी, उसमें उनका गाया हुआ पुरिया और अड़ाना था। वो रिकॉर्ड ने मेरी जिंदगी को पूरा बदल दिया, पूरा टर्न कर दिया। मिलिए शख्सियत में प्रीतम भट्टाचार्य जी से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है। आइए रुक करते कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत का समर्थन करने की अमेरिका की घोषणा पर आपत्ति जताई है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया पाकिस्तान के विरोध से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बीच प्रधानमंत्री ने आपसी रिश्तों को और मजबूती प्रदान करने के लिए विदेश सचिव को सार्क देशों की यात्रा पर भेजने का फैसला लिया है। भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान के रुख से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में भारत को कई देशों का समर्थन हासिल है और महासभा में ये प्रस्ताव बहुमत से तय होगा और वहां किसी को वीटो का अधिकार नहीं है। That ours is a candidature which has a large amount of support for obvious reasons. I will not get into it, and therefore if somebody else has a different view,
That is their choice, but no country can veto this because this is in the General Assembly. हाल ही में भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के समर्थन की बात कही थी। So to ensure international security and peace, multilateral institutions created in the 20th century have to be updated for the 21st. And that's why I support a reformed United Nations Security Council that includes India as a permanent member. पाकिस्तान के इस अड़ियल रवैये के बीच भारत ने पाकिस्तान सहित सार्क के सभी देशों के साथ नजदीकी रिश्ते बनाने की कोशिशें फिर शुरू कर दी हैं। पहले जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन कर क्रिकेट विश्व कप के लिए शुभकामनाएं दी, वहीं विश्व कप में हिस्सा लेने वाले सभी सार्क देशों के प्रमुखों से भी बात की। इसकी आगे की कड़ी में विदेश सचिव एस जयशंकर सभी सार्क देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। That the foreign secretary is traveling on a SAARC yatra. It will include all SAARC countries. I made it very clear. It will also include Pakistan. बीती रात नवाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से फोन पर लंबी बात की थी, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा कि सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता पाकिस्तान को मंजूर नहीं, लेकिन उसके उलट भारत ने विश्व कप क्रिकेट के बहाने पाकिस्तान के साथ गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत की शुरुआत कर दी। सार्क यात्रा की क्रिकेट डिप्लोमेसी के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली उद्देश्य वर्ल्ड कप की तर्ज पर सार्क क्रिकेट कप शुरू करने का है। अब देखना यह है कि इस तरह के खेल राजने से पाकिस्तान जैसे देश के साथ राजनीतिक संबंध कितने सुधर पाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। पाकिस्तान के पेशावर में कल एक मस्जिद के बाहर हुए आत्मघाती हमले में 20 लोग मारे गए, जबकि 50 लोग जख्मी हुए हैं। ये हमला जुमे की नमाज के बाद हुआ। मस्जिद में 3 आत्मघाती हमलावर दाखिल हुए थे। एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जबकि दूसरे हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तीसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 हफ्ते पहले भी इसी तरह का धमाका सिंध प्रांत के शिकारपुर जिले में एक मस्जिद पर हुआ था, जिसमें 61 लोग मारे गए थे। पेशावर में पिछले साल दिसंबर में एक स्कूल में हुए आतंकी हमले में 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। इस बीच हमले की पाकिस्तानी तालिबान ने जिम्मेदारी ले ली है। इस आतंकी संगठन की तरफ से जारी वीडियो में कहा गया है कि उनके संगठन के एक सदस्य को फांसी चढ़ाए जाने का बदला लेने के लिए तालिबान लड़ाकों ने इस हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेन में संघर्ष विराम समझौता लागू होने से पहले ही संकट में आ गया है। समझौते पर सहमति होने के कुछ ही देर बाद पूर्वी यूक्रेन के स्कूल में रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोशिश कर रहा है कि समझौता हर हाल में अमल में लाया जाए। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हुआ समझौता रविवार से लागू होना है। दोनों देश कई किंतु परंतु के साथ एक समझौते पर सहमत हुए हैं, लेकिन इस सहमति के कुछ ही देर बाद पूर्वी यूक्रेन के एक स्कूल में रॉकेट गिरा, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई। तनाव बढ़ने के साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने कहा है कि समझौता कभी भी टूट सकता है। This is attack of the Minsk results, and without any explanation, because unfortunately after Minsk, the offensive operation of Russia intensified significantly. अपने साथियों को श्रद्धांजलि देते यूक्रेन के सैनिक भी इस समझौते के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। Не мають бути даремні. Ми не згодні ні на які перемир'я, ні на які домовленості. Ми вважаємо, що як Крим, так і Донбас має бути звільнений. І саме для цього ми всі зібралися зі всієї України. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस पर दबाव बरकरार रखते हुए साफ कहा है कि वो समझौते को हर हाल में लागू होते देखना चाहते हैं। अमेरिका ने सीमा पर हथियारों का जमावड़ा बढ़ाने के लिए रूस को चिताया। समझौते के ना लागू होने पर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका रूस पर और भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। This is clearly not in the spirit of this week's agreement. All parties must show complete restraint in the run-up to the Sunday ceasefire, including an immediate halt to the Russian and separatist assault on Debaltseve and other Ukrainian towns. इस बीच यूक्रेन की सेना में जर्मनी की नंबर प्लेट वाले टैंक मिलने से नए विवाद ने जन्म ले लिया है। जर्मनी रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और वो हमेशा से ही हथियार देने के खिलाफ रहा है। जर्मनी ने यूक्रेन को सैनिक सहायता देने के आरोपों से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
विदेशों से लगातार बढ़ते साइबर सुरक्षा खतरों के मद्देनजर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ऐसे उपायों के पक्ष में हैं जिसमें साइबर सुरक्षा खतरों से जुड़ी सूचनाओं को साझा करने को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइबर सुरक्षा को लेकर हुए सम्मेलन में ओबामा ने एक ऐसे मसौदे को मंजूरी दी है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार के बीच साइबर सुरक्षा खतरों संबंधी सूचनाओं को साझा करने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने भी इस बैठक में भाग लिया और सरकारी सिफारिशों में सहयोग देने का वादा किया। I'm signing a new executive order to promote even more information sharing about cyber threats, both within the private sector and between government and the private sector. And it will encourage more companies and industries to set up organizations, hubs, so you can share information with each other. We have a straightforward business model that's based on selling the best products and services in the world, not on selling your personal data. और आइए बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। विश्व कप 2015 के शुरुआती मैच में शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के सामने 332 रनों का लक्ष्य रखा है। ठीक से टाइम नहीं कर पाए। टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले फील्डिंग का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत अच्छी रही और न्यूजीलैंड की तरफ से एंडरसन ने 75, मैकुलम ने 65, विलियमसन ने 57 और गुप्टिल ने 49 रनों की पारियां खेली। श्रीलंकाई गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। नकमल ने 10 ओवरों में 62 रन खर्च करके 2 विकेट झटके। वहीं मेंडिस ने जरूर कसी हुई गेंदबाजी की और 2 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट झटके। रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब, जिस तरह से गेंदबाजों के लिए। फिलहाल श्रीलंका का 1 विकेट गिर गया है। 21 ओवर खेले जा चुके हैं और 120 रन बनाए हैं श्रीलंका ने। लेकिन इतना आसान नहीं है मलिंगा के विरुद्ध इस ढंग के स्ट्रोक लगाना। उधर वर्ल्ड कप के दूसरे मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा मैच मेलबर्न में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया है और आपको बता दें कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कई उतार चढ़ाव के बाद पिछले दिनों मैदान में अच्छा प्रदर्शन किया है, इंग्लैंड को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा ऑस्ट्रेलिया के सामने। ऑस्ट्रेलिया ने फिलहाल 30 रन बना लिए हैं और बिना कोई विकेट खोए अभी ऑस्ट्रेलिया 30 के स्कोर में है। अभी महज 4.3 ओवर ही खेले गए हैं। आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। केरल में चल रहे 35वें राष्ट्रीय खेलों का कल समापन हो गया। आखिरी दिन टेंटुलुका ने 800 मीटर दौड़ में 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय खेलों के दौरान सेना लगातार पदक तालिका में शीर्ष पर बनी रही। सेना 91 स्वर्ण, 33 रजत और 35 कांस्य पदक लेकर पदक तालिका में सबसे ऊपर है। एथलेटिक्स मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन के साथ मेजबान केरल 54 स्वर्ण, 48 रजत और 60 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है और हरियाणा तीसरे स्थान पर बना हुआ है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से विश्व पुस्तक मेला शुरू हो रहा है। ये 22 फरवरी तक चलेगा। इसकी थीम इस बार पूर्वोत्तर भारत है। मेले में सिंगापुर विशिष्ट अतिथि देश होगा और फोकस देश कोरिया होगा। भारत के अलावा 30 देशों के प्रकाशक इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें कई आयोजन होंगे और साहित्यिक हलचलें भी। पुस्तक मेले में इस बार क्या खास है, इस मसले पर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने मेले के आयोजक नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के चेयरमैन और मलयाली के विख्यात लेखक डॉक्टर ए सेतुमाधवन से खास बात की। सर, किताबों पे जो बात आती है तो ई बुक्स बढ़ रही हैं और एक आम धारणा बनी हुई है कि जो किताबें पढ़ने वाले कम हो रहे हैं। आपका क्या मानना है? ये नया जनरेशन के लोग हैं, यंग अडल्ट वगैरह, टेक्नोलॉजी के ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है। लेकिन पहले मैंने ये मीटिंग पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अब तो ये पहले जो उछाल था वो थोड़ा कम हो गया। अभी जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया का फोकस है, क्या खास चीज़ें कर रहे हैं? नहीं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में जनरल इम्प्रेशन ऐसा है तो नेग्लेक्टेड एरिया है। उनके राइटिंग्स के बारे में हम नहीं जानते, उनके आर्ट
कल्चरल इवेंट्स के बारे में, ये साधारण जो मामूली लोग जो है उनके लिए उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, इसलिए हम उनको सेंटर स्टेज में ला रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं। बाग बगीचों के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। आज से राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आम लोगों की दीदार के लिए खुल जाएगा। 15 मार्च तक ट्यूलिप की 6 किस्मों सहित सैकड़ों तरह के गुलाबों को लोग देख सकेंगे। राष्ट्रपति भवन स्थित इस गार्डन को पिछले साल करीब 6 लाख लोग देखने आए थे और इस बार संख्या में इजाफे की उम्मीद है। आइए आपको भी दिखाते हैं मुगल गार्डन की एक झलक। और अब बात एक बेहद खास शख्सियत की। दुनिया को अगर प्यार का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया तो वो थे मिर्जा गालिब। उनकी गजलों और नज़्मों में प्यार के जज्बात को उस ऊंचाई तक ले जाया गया जहां इसकी तबीयत रूहानी हो गई और ये एक जरिया बन गया खुदा से गुफ्तगू का। दरअसल असदुल्ला खान गालिब का जीवन अपने आप में संघर्ष की दास्तां थी। उनके बेफिक्र अंदाज को उस वक्त दुनिया ने तरजीह नहीं दी। उन्हें बादशाह बहादुर शाह जफर की रहनुमाई मिली, लेकिन उसे उन्होंने भुनाना अपने उसूलों के खिलाफ समझा। दिल में हमेशा टीस रही कि आंगन में किलकारियां गूंजें, लेकिन मरते दम तक गालिब की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। कुल मिलाकर गमों ने उन्हें खुदा के इतने करीब ला दिया कि वो उसकी इबादत तो करते ही थे, उससे शिकायत करने की भी जुर्रत कर बैठते थे। खुदा से उनका यही रिश्ता उनकी विरासत है जो आज भी हमें सुकून देती है। आइए सुनते हैं गालिब की कुछ चुनिंदा गजलें संगीत की दिग्गज आवाजों में। बहुत इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कैदी हयात तो बंदिलों असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए। और अब आखिर में हेडलाइंस। 6 मंत्रियों के साथ अरविंद केजरीवाल लेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री, गोपाल राय हो सकते हैं परिवहन मंत्री। स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 485। इस साल अब तक करीब 6,300 मरीज। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री को दी स्थिति की जानकारी। पॉन्जी स्कीम्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। आरबीआई और सेबी की लापरवाही की जांच सीबीआई से कराने के आदेश। मिन्स्क समझौता लागू होने से पहले खतरे में, यूक्रेन और अलगाववादियों के बीच हिंसा, कई लोगों के मरने की खबर। जर्मनी ने यूक्रेन को सैन्य सहायता से किया इनकार। और वर्ल्ड कप में आज से मुकाबले शुरू। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को दिया 332 रनों का लक्ष्य। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने।